हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत किड्स फाउंडेशन में। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएसडीज एंड पार्ट 5 की, जो कि है केयर इज़ अवेलेबल। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी पुरानी वीडियोस देखना ना भूलें। हम एएसडीज के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 पहले ही दे चुके हैं। और हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Part 5. Care is available. Parts of the system of care, reducing the impacts, early start Denver model, use of evidence-based practices EBPs, findings for birth to age 22, findings for birth to age 22 and older, established treatment birth age 22, emerging treatment birth to 22 age, unestablished treatment for birth to 22 age, treatment for adults 22 plus years, how can we implement EBPs, working within a system, critical in establishing systems level support for use of a practice। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। केयर इज़ अवेलेबल। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे एजेस के बच्चों को या पर्सन को हमारी केयर और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन लोग हैं जो केयर सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं? तो इस केयर ग्रुप में पेरेंट्स और सिबलिंग्स यानी एएसडीज के बच्चे के माता पिता और भाई बहन हो सकते हैं। एजुकेशन शिक्षा से संबंधित या रिहैबिलिटेशन सर्विस एडमिन, जहां वह शिक्षक या प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, उनको शामिल करना। मेडिकल केयर स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल हो सकते हैं या किया जा सकता है। मेंटल हेल्थ केयर हाउसिंग सेक्शंस हो सकते हैं, सेक्शन 8 हो सकता है और HUD रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है, क्या कोई भी इम्पैक्ट प्रभाव को कम कर सकता है? तो सबसे पहले अर्ली प्रभाव के लिए IEI यानी इंटेंसिव अर्ली इंटरवेंशन दिया जाता है, जिसे अर्ली ग्रोथ ईयर्स में ही बच्चे के 2 से 3 साल में ही उसे डायग्नोस करके उस पर काम किया जाता है, मतलब काम शुरू कर दिया जाता है और आगे आने वाले कठिन समय या इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। तो अर्ली इंटरवेंशन के लिए एक मॉडल है, अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल। यह मॉडल बहुत छोटे बच्चों के इंटरवेंशन के लिए बनाया गया है। यह एक विधि है और कई अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त हुई है, जैसे थ्योरीज एंड साइंस। दोनों से 12 महीने से कम उम्र के बच्चों में इसके आशाजनक परिणाम देखे गए हैं। ESDM स्टडी, इसमें 48 चिल्ड्रन को लिया गया जिनकी उम्र 18 से 30 महीने थी और सेम लेवल पर फंक्शन करवाए गए। इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप पर ESDM यानी अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल का प्रयोग किया गया और दूसरे ग्रुप पर अदर कम्युनिटी प्रोग्राम थेरेपी जो दी जाती हैं वो चालू करवाई गई। तो इसमें देखा गया कि ESDM वाले बच्चे IQ 18 पॉइंट्स था और अदर कम्युनिटी प्रोग्राम थेरेपी दी गई जिन बच्चों को, उनका IQ 6 पॉइंट था। तो डायग्नोसिस में ओवरऑल स्किल्स पर इम्प्रूवमेंट हुआ ESDM पर, और सिर्फ एक बच्चे का डायग्नोसिस में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट स्किल्स का हुआ हमारी अदर कम्युनिटी का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ESDM कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। ऑफ EBPs, तो EBPs को इस्तेमाल सकारात्मक व्यवहार व सकारात्मक परिणामों के लिए किया जाता है। फंडिंग का इस्तेमाल अच्छे सपोर्ट, इंटरवेंशन और अच्छे प्रभाव के लिए किया जाता है। टाइम बचाया जाता है कि इंटरवेंशन पर काम कर सके। तो डेवलपिंग EBPs इन ASDs, यहाँ पर 2 की प्रोजेक्ट्स हैं जो ASDs के लिए EBPs पर काम करते हैं, जैसे नेशनल प्रोफेशनल डेवलप सेंटर फॉर ऑटिज्म, नेशनल ऑटिज्म सेंटर, नेशनल स्टैंडर्डाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये दोनों ही आउट ऑफ इंडिया के हैं। तो इंडिया में हमारे सेंटर फॉर ऑटिज्म इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, तो हम वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फाइंडिंग ऑफ बर्थ टू एज 22, इसमें 14 एस्टैब्लिश इंटरवेंशंस हैं, 18 इमर्जिंग इंटरवेंशंस हैं, 13 अनएस्टैब्लिश इंटरवेंशंस हैं। फाइंडिंग्स फॉर एडल्ट एज 22 एंड ओल्डर, हमें पता लगता है कि हम कहाँ से ढूंढें, क्या देखें। हमें नहीं पता कि कितने हमारे स्टैब्लिश, अनएस्टैब्लिश्ड और इमर्जिंग प्रोग्राम्स हमारे बच्चों के लिए इंटरवेंशंस हैं। तो हम आपको बताते हैं कि 22 प्लस एज और ओल्डर के लिए एक स्टैब्लिश इंटरवेंशन है, एक इमर्जिंग इंटरवेंशन है और 4 अनएस्टैब्लिश इंटरवेंशंस हैं। स्टैब्लिश ट्रीटमेंट फॉर
बर्थ टू 22 एजेस के लिए। तो बिहेवियर इंटरवेंशंस होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन पैकेजेस होते हैं, जिसमें कॉग्निशन और बिहेवियरल इंटरवेंशन दोनों किए जाते हैं। कॉम्प्रहेंसिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट फॉर यंग चिल्ड्रंस के लिए जो हमारे नए नए उनकी एज के साथ बिहेवियर्स दिखते हैं, उनका कॉम्प्रहेंसिव करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये दोनों एक साथ मिलते हैं। लैंग्वेज ट्रेनिंग फॉर प्रोडक्शंस, मॉडलिंग सिखाई जाती है, नेचुरल टीचिंग स्ट्रेटजी सिखाई जाती है, पेरेंटिंग ट्रेनिंग्स है, पीयर ट्रेनिंग पैकेजेस हैं, पाइवोटल रेस्पॉन्स ट्रेनिंग्स हैं, स्केड्यूल सिखाया जाता है, अपनी लाइफ में डेली के स्केड्यूल्स कैसे हम सेट कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग्स होती हैं, सेल्फ मैनेजमेंट सिखाया जाता है, सोशल स्किल्स पैकेजेस होते हैं, स्टोरी बेस्ड इंटरवेंशंस होते हैं। इमर्जिंग ट्रीटमेंट फॉर 22 एजेस के लिए है AAC, मतलब अल्टरनेट एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन, और डेवलपमेंटल रिलेशनशिप्स बेस्ड ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे इनमें एक्सरसाइज, अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज भी सिखाई जाती हैं। जैसे अगर हमारा बच्चा है वो बहुत ज़्यादा चूजी है खाने में, वो सिर्फ कुछ जंक फूड्स ही खाना पसंद करता है, तो उनके लिए एक्सरसाइजेज भी करवाई जाती हैं कि उसके साथ साथ उनका बॉडी मेंटेन रहे, उनकी हेल्थ को मेंटेन रखा जाए। एक्सपोजर पैकेजेस होते हैं, अलग अलग जगह पर उन्हें एक्सपोजर्स के लिए लेके जाया जाता है जहाँ पर हम यूजुअली बच्चों को नहीं लेके जाते हैं। फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग्स होती हैं, इमिटेशन ट्रेनिंग्स होती हैं, थ्योरी ऑफ माइंड ट्रेनिंग्स होती है। आपने सुना होगा थ्योरी ऑफ माइंड ऑटिज्म के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। वहीं पर इमिटेशन ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं जो कि ऑटिज्म के बच्चे बहुत इजीली नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें सिखाया जाता है हाउ टू इमिटेट, और उसके साथ माइंड ट्रेनिंग्स होती हैं। इमिटेशन बेस्ड इंटरवेंशंस होते हैं, लैंग्वेज ट्रेनिंग फॉर प्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग्स। इमर्जिंग ट्रीटमेंट्स में फिर से है कि मसाज थेरेपी, मल्टी कंपोनेंट पैकेजेस होते हैं। मल्टी कंपोनेंट पैकेजेस में बहुत सारी थेरेपीज़ आपको एक साथ दी जाती हैं बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग। म्यूज़िक थेरेपी होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको म्यूज़िक के साथ काम करने में बहुत काम महसूस होता है। वो म्यूज़िक के साथ अगर काम करेंगे तो उनका जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, आप उसे आराम से सिखा सकते हैं। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, पैक्स आपने सुना ही होगा, इसमें 6 स्टेप्स होते हैं, तो उन 6 स्टेप को बच्चे की एज और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। रिडक्टिव पैकेजेस और साइन इंस्ट्रक्शंस, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशंस होते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी के साथ हम बहुत सारे नए नए उनको काम सिखा सकते हैं। जैसे जो NIEP MD है वो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप मुंबई में देखेंगे तो निपविड है, वो इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आप उनकी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। सोशल कम्युनिकेशन इंटरवेंशंस दिए जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड टीचिंग्स होती हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं अनएस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट्स की। बर्थ से 22 एज के भीतर एनिमल असिस्टेड थेरेपीज दिखाई जाती हैं, जिसमें बच्चों को एनिमल्स के साथ असिस्ट करके थेरेपी दी जाती है। ऑडिटरी इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है, DIR और फ्लो टाइम दिया जाता है। फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन सिखाए जाते हैं, ग्लूटेन कैजेन फ्री डाइट दी जाती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया एक्सरसाइज के साथ हेल्दी डाइट्स होती हैं, और मूवमेंट बेस्ड इंटरवेंशन होते हैं, सेंस थिएटर इंटरवेंशंस होते हैं। सेंसरी इंटरवेंशन पैकेजेस जो आप जानते होंगे, ऑटिज्म के बच्चों के लिए सेंसरी इंटरवेंशंस बहुत ज़रूरी होता है। शॉक थेरेपीज, ये यूजुअली बहुत ही रेयर काम उसमें यूज़ की जाती है, बेसिकली इसको ना के बराबर ही यूज़ किया जाता है, ये मना है करना। तो सोशल बिहेवियरल लर्निंग स्ट्रेटजीज होती हैं, सोशल कॉग्निटिव इंटरवेंशंस होते हैं, सोशल थिंकिंग इंटरवेंशंस होते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट फॉर एडल्ट्स की। ये 22+ ईयर्स के लिए होते हैं। इसमें बेसिकली 2 टाइप्स के इंटरवेंशन होते हैं, एस्टैब्लिश और अनएस्टैब्लिश। तो एस्टैब्लिश में हम बात करेंगे अप्लाइड बिहेवियर एनालिटिक इंटरवेंशंस की, जो कि हमारे बिहेवियरल पैटर्न जो होते हैं, अडेप्टिव बिहेवियर्स होते हैं, उनको इंक्रीज करता है और चैलेंजिंग बिहेवियर्स को डिक्रीज करता है। इमर्जिंग इंटरवेंशंस, इसमें वोकलाइजेशन मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग पैकेजेस दिए जाते हैं। अनएस्टैब्लिश इंटरवेंशन, इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशन पैकेजेस दिए जाते हैं, वही जिसमें कॉग्निशन और बिहेवियर से रिलेटेड इंटरवेंशन दिए जाते हैं, और मॉडलिंग सिखाई जाती है, म्यूजिक थेरेपी दी जाती है, एंड सेंसरी इंटीग्रेशन पैकेजेस दिए जाते हैं। तो हाउ कैन वी हेल्प इम्प्लीमेंटेशन विद EBPs? तो यहाँ पर हम बात करेंगे अवेयरनेस ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस की। यह हमें समझने में मदद करता है कौन सा ट्रीटमेंट या थेरेपी एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस को दर्शाता है और कौन सा नहीं दर्शाता है, और
इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है जब हम ट्रीटमेंट सेलेक्ट करते हैं, और एएसडीज के बच्चों को फुल पोटेंशियल की अपॉर्चुनिटीज़ और सपोर्ट को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। इसमें पहला कदम समझने में मदद करता है कि हमें स्टार्ट किस जगह से करना है, फिर क्राइटेरिया फॉलो करने में मदद करता है कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसे हमें रूल्स को फॉलो किया जाए, फिर किसी भी इंटरवेंशन को उसी प्रकार से इम्प्लीमेंट करना सिखाता है जैसे एविडेंस बेस्ड रिसर्च में हुआ है। फिर हमारा रीचिंग इम्प्लीमेंटेशन फिडेलिटीज। इसमें यहाँ हमें सीखने को मिलता है, देखने के लिए ज़रूरी है हमारे देखने के लिए कि प्रैक्टिसेस कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। हमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उसी तरह से हम ज़्यादा अच्छे से बच्चे की नीड्स को समझ पाएंगे। और यह ज़रूर देखें कि सीखने वाले के लिए सही कौन से पॉइंट्स होंगे और उसको तभी उसी एरियाज में इम्प्लीमेंट करवाया जाए। जैसे बच्चों की नीड्स होती है वैसे ही हम नॉर्मली इंडिविजुअल्स की भी होता है कि हम कोई एक एरिया बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, कोई नहीं समझ पाता। तो जिस एरिया में हमारी स्ट्रेंथ है हम उसी एरिया को अच्छे से करें एंड आइडेंटिफाई करें कि सभी स्टेप्स की प्रैक्टिस जैसे बताई गई है वैसे ही की जाए। समय समय पर देखते रहें प्रैक्टिस कैसे चल रही है और सभी लर्नर्स से डाटा कलेक्ट किया जाता है और इंश्योर करें कि उसमें सभी उपयोग की जानकारी हो, कोई भी अननेसेसरी डाटा कलेक्ट ना किया गया हो। फिर है इम्प्लीमेंटेशन फिडेलिटी रेफर करता है कि इंटरवेंशन को उसी क्रम में उपयोग किया जाए जैसे रिसर्च में बताया गया है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इसमें हम हर एक इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट्स को, रूल्स को फॉलो करते हैं, नियमों का पालन करते हैं जो हमें जैसे रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम में बताया गया है। ओके, तो वर्किंग विद इन अ सिस्टम there मस्ट ऑल्सो भी सिस्टम लेवल सपोर्ट। तो इसमें उपयोग करने वालों के लिए सपोर्ट देना जैसे ट्रेनर्स और कोचेस के लिए होता है। वस्तुओं की उपस्थिति जिनकी आवश्यकता है, मतलब जिस इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम में प्रोसेस में हम काम कर रहे हैं उनमें हमें जो उपकरण की आवश्यकता है, सामग्री की आवश्यकता है, वो हमें उपस्थित करवाए जाते हैं, प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लर्नर्स डाटा को समझने के लिए सेल्फ इवैल्यूएशन करवाया जाता है। जब ज़रूर हो तो फ्लैक्सिबिलिटी हो, मतलब जब भी हमें आवश्यकता पड़े कि यहाँ पर फ्लैक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए या हो सकती है तो फ्लैक्सिबिलिटी दी जाती है और उसी के साथ नियमों का पालन भी किया जाता है। और फिर हम बात करते हैं सिस्टम की। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए कमिटमेंट एंड सपोर्ट की आवश्यकता होती है जो यहाँ पर पूरी तरह दिखाई जाती है। फिर है क्राइटेरिया इन एस्टैब्लिशिंग सिस्टम लेवल सपोर्ट फॉर यूज ऑफ अ प्रैक्टिस। लीडर्स की सपोर्ट प्रैक्टिस के लिए किया जाता है, लीडर्स को सपोर्ट किया जाता है उनके प्रैक्टिस टाइम के लिए। और सभी जैसे हमने सिस्टम लेवल सपोर्ट में बताया, तो वर्किंग विद इन अ सिस्टम जैसे कि हमने आपको बताया अभी, उपयोग करने के लिए सपोर्ट दिया जाता है ट्रेनर्स और कोचेस के लिए। वस्तुओं की उपस्थिति दी जाती है, मतलब वस्तुओं सामग्रियों को आपको दिया जाता है इस्तेमाल करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाती है और नियमों का पालन भी किया जाता है। तो सेम वैसे ही हम क्रिटिकल एस्टैब्लिशिंग सिस्टम में भी करते हैं। वर्किंग विद इन अ सिस्टम से हमें पता चलता है कि अच्छा सिस्टम लेवल सपोर्ट मिलता है, वहीं पर सही तरीके से ईवीपीज को इम्प्लीमेंट करने का तरीका व सामग्री मिलती है और जिससे हमारे इम्प्लीमेंटेशन के बेटर आउटकम्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट्स हम पहले ही दे चुके हैं। आई होप आपको हमारे एएसडीज के पूरे 5 पार्ट देखकर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ऐसे ही नई वीडियोस और डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून।